तो इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली देखा कि सेल डिवीजन एक्चुअली क्यों होता है, यानी बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। एक्चुअल में कोई भी सेल क्यों डिवाइड करता है उसका रीजन हमने पढ़ा। जब भी किसी भी सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिसबैलेंस हो जाए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिसबैलेंस होने का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर डिसबैलेंस हो रहा है। हो सकता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बढ़ गया, हो सकता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ गया, तब जाके हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में डिसबैलेंस हुआ है। अब उस सेल के पास दो ऑप्शन होगा, या तो वो सेल डाई करेगा या तो डिवाइड करेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई भी सेल है जिस सेल को हम पेरेंटल सेल कहते हैं, पेरेंटल सेल कैसे डिवाइड करता है, कैसे एक सेल से दो सेल बनता है या एक सेल से चार सेल बनता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ना है कि सेल साइकिल सेल डिवीजन होता क्या है। सेल साइकिल का क्या मतलब होता है, जैसे नॉर्मल कोई सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, उस सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब कि अगर सेल है उसके अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो इन सारे एक्टिविटी को मिला के बोलेंगे कि उस सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। बेसिकली इस सेल के अंदर पढ़ना है कि एक सेल से दो सेल या एक सेल से चार सेल कैसे बनेगा। चैप्टर का नाम है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसका लेक्चर पहला पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। बेसिस ऑफ सेल डिवीजन का क्या मतलब है कि अगर कोई एक सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, इस सेल के अंदर एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि ये सेल डिवाइड करती है, एक्चुअली सेल क्यों डिवाइड कर रही है, पर्टिकुलर सेल के अंदर ऐसा क्या एक्टिविटी हो रहा है जिसके वजह से सेल के पास ऑप्शन आ गया कि सेल को अगर आगे जीना है तो इसे डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो बेसिस ऑफ सेल डिवीजन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि कितने तरह के सेल डिवीजन होते हैं। एक्चुअली में जो सेल डिवीजन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक एमाइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है और मियोसिस। इन तीनों टाइप ऑफ सेल डिवीजन को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। उसके बाद हम देखेंगे कि एमाइटोसिस सेल डिवीजन क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है, कितने फेजेस होते हैं सेल साइकिल के। सबसे पहला इस चैप्टर के अंदर हमारा टॉपिक है कि बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन क्या होता है, एक्चुअली में कोई भी सेल क्यों डिवाइड करता है। जैसे सपोज कीजिए ये कोई सेल है, ये कोई सेल है। अगर ये सेल है तो इस सेल को मैं पेरेंटल सेल बोल सकता हूं, इस सेल को मैं पेरेंटल सेल बोल सकता हूं। इस पेरेंटल सेल के अंदर इस सेल का खुद का न्यूक्लियस होगा, तो हम सेल का खुद का न्यूक्लियस दिखा देते हैं। मान लीजिए ये सेल का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स मिलते हैं, तो इस तरीके से हमने क्रोमैटिन फाइबर दिखा दिया। ठीक है, और इसका लेबलिंग कर दिया कि ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब क्या होता है कि इस सेल के अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा, ये जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा, इस फ्लूइड वाले पार्ट को बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये रहा साइटोप्लाज्म। ये कोई पेरेंटल सेल था, इस पेरेंटल सेल का ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। इस सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, सारे सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे। हमें जिन चीजों से लेके सीखना है हम उसी चीज को इसके अंदर डिनोट करेंगे। ठीक है, अब पहला टॉपिक है कि बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन होता ही क्यों है। अगर ये सेल है तो इस सेल को क्या जरूरत है, एक सेल से दो सेल या एक सेल से चार सेल बनने का। तो बेसिस ऑफ सेल डिवीजन का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है, जब भी क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाए, डिसबैलेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, डिसबैलेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग VN से डिनोट करेंगे, एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म,
वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म को हम लोग VC से डिनोट करेंगे। डेट इज, इस चीज को कहा जाता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। आप न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बोलो या इसी को आप न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलो। क्या मतलब है इसका? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। आइए समझते हैं क्या मतलब है इस चीज का। होता क्या है, जब भी किसी भी पेरेंटल सेल के अंदर डिसबैलेंस हो जाए, किस चीज के अंदर डिसबैलेंस हो जाए? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर डिसबैलेंस हो जाए। हो सकता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाए, हो सकता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म घट जाए। इस चीज को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो जब भी किसी भी सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिसबैलेंस हो जाए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का डिसबैलेंस का होने का मतलब है कि हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस या वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम बेसी हो जाए। अब उस सेल के पास दो ऑप्शन होगा, या तो वो सेल डाई कर जाएगी या तो वो सेल डिवाइड करेगी। अगर हम मानते हैं कि सेल डिवाइड कर रही है, अगर सेल डिवाइड कर रही है तो सेल को डिवाइड करने के लिए तीन ऑप्शन होते हैं। अगर सेल डिवाइड कर रही है तो उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं, यानी आएगा अगला हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अगला हमारा टॉपिक आएगा तीन तरह का सेल डिवीजन होता है। एक होता है एमाइटोसिस, आप एमाइटोसिस सेल डिवीजन बोलो या एमाइटोसिस डिवीजन बोलो, बात एक ही है। दूसरा होता है माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन, और तीसरा होता है मियोसिस डिवीजन। अब जो एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है, एमाइटोसिस सेल डिवीजन को ही बोला जाता है डायरेक्ट डिवीजन। क्यों एमाइटोसिस सेल डिवीजन को डायरेक्ट डिवीजन बोला जाता है, ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। जबकि माइटोसिस और मियोसिस को मिला के, माइटोसिस और मियोसिस को मिला के इनडायरेक्ट डिवीजन बोला जाता है। यानी आप माइटोसिस और मियोसिस दोनों के लिए इनडायरेक्ट डिवीजन वर्ड यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर कोई भी पेरेंटल सेल है, जैसे यहां पे अगर ये कोई भी पेरेंटल सेल है, इस पेरेंटल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस पेरेंटल सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है। कोई भी पेरेंटल सेल है, अगर ये पेरेंटल सेल डिवाइड कर रही है, मान लीजिए इससे दो डॉटर सेल बन रहा है। कितने डॉटर सेल बन रहे हैं? दो डॉटर सेल बन रहा है। तो इस पेरेंटल सेल से क्यों दो डॉटर सेल बन रहा है? इस पेरेंटल सेल के अंदर एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है कि ये सेल डिवाइड होने के लिए मजबूर हो जा रही है? तो उसका आंसर जाएगा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या मतलब होता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का? जब भी किसी भी सेल के अंदर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर डिसबैलेंस हो जाए। डिसबैलेंस का होने का मतलब हो सकता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बढ़ गया, हो सकता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कम हो गया। तो जब भी किसी भी सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिसबैलेंस हो जाएगा, उस सेल के पास बस दो ऑप्शन रहेंगे, या तो वो सेल डाई हो जाए या तो वो सेल डिवाइड हो जाए। अगर सेल डिवाइड करता है तो जो सेल डिवीजन होता है वो एक्चुअली में तीन तरह के होते हैं। एक एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है जिसे डायरेक्ट डिवीजन कहेंगे। क्यों एमाइटोसिस को डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं ये हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है माइटोसिस और तीसरा होता है मियोसिस। हालांकि माइटोसिस और मियोसिस के लिए हम इनडायरेक्ट डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एमाइटोसिस या डायरेक्ट डिवीजन क्या होता है। एमाइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है, इसे डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर्ड किया था। एमाइटोसिस सेल डिवीजन का अभी मैंने बताया कि इसे कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड
डायरेक्ट डिवीजन क्यों कहा जाता है अभी पढ़ेंगे, ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट डिवीजन। अब एक बेसिक रूल क्या होता है, चाहे ए माइटोसिस सेल डिवीजन हो, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस सेल डिवीजन हो, तीनों सेल डिवीजन में से जो बेसिक रूल होता है सेल डिवीजन का कि किसी भी सेल का सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड कर लेगा तब जाके उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि एक नंबर पे सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद में उसी सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो आपने एक वर्ड एक लाइन जरूर सुना होगा कि न्यूक्लियस डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, या न्यूक्लियस के लिए कैरियो वर्ड यूज करते हैं, डिवीजन के लिए काइनेसिस वर्ड यूज करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस वर्ड भी यूज करते हैं, या इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस कंस्ट्रक्शन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन। इसी चीज को चलना है हम सीखने। क्या होता है, जो सेल डिवीजन का रूल होता है, जो मेथड होता है, वो यही होता है कि न्यूक्लियस डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, न्यूक्लियस के लिए कैरियो वर्ड यूज करते हैं तो कैरियो वर्ड लिखा, डिवीजन के लिए काइनेसिस वर्ड यूज करते हैं तो कैरियोकाइनेसिस लिखा। तो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म का साइटो, और डिवीजन के लिए काइनेसिस वर्ड यूज करते हैं तो साइटोकाइनेसिस। तो आपको इस चैप्टर में सीखना पड़ेगा कि अगर कहीं पे न्यूक्लियस वर्ड आ जाए, तो न्यूक्लियस के लिए कैरियो वर्ड यूज करते हैं। अगर कहीं पे डिवीजन वर्ड आ जाए तो डिवीजन के लिए आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा काइनेसिस। इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। या इस चीज को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये कोई पेरेंटल सेल है, हम ए माइटोसिस सीख रहे हैं, ये कोई पेरेंटल सेल है। इस पेरेंटल सेल के अंदर ये इस पेरेंटल सेल का न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल मिलता है, जिसे एक्चुअली में क्रोमेटिन फाइबर या डीएनए कहा जाता है, वो हमने दिखा दिया। तो इसका लेबलिंग हमने कर दिया कि ये हमने जो बनाया ये न्यूक्लियस है। ठीक, उसके बाद में इसी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होंगे वो साइटोप्लाज्म मिलेंगे, ये साइटोप्लाज्म मिलेंगे। तो हमने लेबलिंग कर दिया साइटोप्लाज्म। अब बेसिस ऑफ सेल डिवीजन क्या है कि अगर कोई भी सेल डिवाइड करता है, चाहे वो ए माइटोसिस करे, चाहे माइटोसिस, चाहे मियोसिस, जो रूल होता है सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। इसीलिए लिखा गया है कि न्यूक्लियस डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां पे होगा न्यूक्लियस डिवीजन। और अभी मैंने आपको सिखाया न्यूक्लियस के लिए कैरियो वर्ड यूज करते हैं और डिवीजन के लिए काइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस भी लिख सकते हैं। ये पहले नंबर पे हो रहा है तो इसे हम 1 नंबर डाल सकते हैं। जब एक बार न्यूक्लियस डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा तब जाके साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस होगा। अब न्यूक्लियस डिवीजन में क्या होता है भाई, अभी भी ये वही पेरेंटल सेल है जो हमने यहां पे लिया है। इसके न्यूक्लियस के अंदर कंस्ट्रिक्शन होता है। कुछ न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो इस तरीके से हो जाता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्शन। और इसके अंदर ये रहा अभी भी जेनेटिक मटेरियल, अभी भी इसके अंदर हमें ऐसे ही साइटोप्लाज्म मिलेंगे। तो अभी भी ऐसे ही साइटोप्लाज्म मिल रहे हैं। और यहां पे जो चीज हुआ है इस चीज को हम लिखेंगे न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्शन। जब एक बार न्यूक्लियस डिवीजन यानी न्यूक्लियस कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तब जाके आगे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। यानी अब यहां पे आगे चल के साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा।
या साइटोप्लाज्म का साइटो वर्ड और डिवीजन के लिए काइनेसिस वर्ड यूज करते हैं, तो हम साइटोकाइनेसिस भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है इसमें भाई, ये पेरेंटल सेल था, ठीक। अभी भी इसके अंदर ये न्यूक्लियस में कंस्ट्रिक्शन हुआ है और ये इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर, ठीक। अब हम इस चीज को लिखेंगे, ये कहलाएगा साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन, साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन। ये होगा दूसरे नंबर पे, यानी सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या साइटोकाइनेसिस होगा, इसी को हम साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन भी बोल सकते हैं। जब एक बार ये फाइनली हो जाएगा तब जाके ये डॉटर सेल डिवाइड हो जाएगा दो डॉटर सेल के अंदर। सेम उसी तरह दोनों डॉटर सेल के अंदर, यहां पे दो डॉटर सेल मिल गया, दोनों डॉटर सेल के अंदर खुद का न्यूक्लियस होगा, इस तरीके से खुद का न्यूक्लियस होगा, इनके अंदर खुद का जो कि जेनेटिक मटेरियल होगा इस तरीके से। तो फाइनली हमें दो डॉटर सेल मिल गया। ए माइटोसिस सेल डिवीजन को डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने। ए माइटोसिस सेल डिवीजन को डायरेक्ट डिवीजन कहा जाता है, चाहे ए माइटोसिस हो, चाहे माइटोसिस हो, चाहे मियोसिस हो। जो बेसिक रूल होता है सेल डिवीजन का, पहले किसी भी सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसे कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। जब एक बार न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तब जाके उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, जिसे साइटोकाइनेसिस कहेंगे, और फिर फाइनली हमें दो डॉटर सेल मिल गया। अभी भी हमारा वही क्वेश्चन है कि ए माइटोसिस सेल डिवीजन को डायरेक्ट डिवीजन क्यों कहा जाता है। एक्चुअल में हम लोग पढ़ेंगे, जब माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें प्रॉपर तरीके से स्पिंडल फाइबर बनता है, प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है और सेल डिवीजन के लास्ट में वापस आ जाता है। उसमें हम देखेंगे कि जो क्रोमेटिन फाइबर मिल रहे थे न्यूक्लियस के अंदर, ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, जबकि ए माइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान किसी भी तरीके का स्पिंडल फाइबर नहीं बना। स्पिंडल फाइबर का क्या काम होता है, स्पिंडल फाइबर प्रॉपर तरीके से सेल डिवीजन कराने में हेल्प करता है। तो ए माइटोसिस को डायरेक्ट डिवीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। दूसरा, पूरे सेल डिवीजन के दौरान जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहा, कहीं भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस नहीं हुआ। दूसरा, किसी भी तरीके का क्रोमोसोम बना ही नहीं, पेरेंटल सेल के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर थे वही क्रोमेटिन फाइबर आगे सभी जगह मिल रहे हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे कि वाई ए माइटोसिस कॉल्ड डायरेक्ट डिवीजन। हमारा क्वेश्चन है वाई ए माइटोसिस डिवीजन कॉल्ड डायरेक्ट डिवीजन। क्यों ए माइटोसिस सेल डिवीजन को डायरेक्ट डिवीजन कहा जाता है? पहला इसका रीजन, इसमें किसी भी तरीके का स्पिंडल फाइबर नहीं बना, जबकि हम माइटोसिस और मियोसिस में देखेंगे कि जो स्पिंडल फाइबर होता है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है और ये प्रॉपर सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे, नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट, माइटोसिस मियोसिस के अंदर हम देखेंगे कि जो क्रोमेटिन फाइबर होता है, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, जबकि ए माइटोसिस में हमने देखा कि पेरेंटल सेल से लेके चाहे कैरियोकाइनेसिस हो जाए, चाहे साइटोकाइनेसिस हो जाए, चाहे फाइनली दो डॉटर सेल मिल जाए, हर एक जगह पे हमें क्रोमेटिन फाइबर ही देखने को मिला। तो यहां पे नो क्रोमोसोम फॉर्मेशन, नो क्रोमोसोम फॉर्मेशन, किसी भी तरह का क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तीसरा चीज, नॉर्मली जो एक्चुअली में सेल डिवीजन होता है यानी माइटोसिस मियोसिस, इनमें हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होता है वो डिसअपियर हो जाता है यानी डीजनरेट कर जाता है और सेल साइकिल के लास्ट में वापस से आ भी जाता है।
जबकि ए माइटोसिस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रिमेन इंटैक्ट रहता है इंटायर पूरे सेल डिवीजन के दौरान। तो थर्ड पॉइंट हम यही लिखेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ए माइटोसिस में किसी भी तरीके का स्पिंडल फाइबर नहीं बना, किसी भी तरह का क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम नहीं बनाया, पूरे सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस इंटैक्ट रहा, इसलिए ए माइटोसिस को कहा जाता है डायरेक्ट डिवीजन। जबकि माइटोसिस और मियोसिस को इनडायरेक्ट डिवीजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस में हम पढ़ेंगे कि इसमें स्पिंडल फाइबर भी बनता है और स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है जो कि प्रॉपर तरीके से सेल डिवीजन में हेल्प करता है। पेरेंटल सेल के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम भी बनाते हैं और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है और सेल के लास्ट में, सेल डिवीजन के लास्ट में वापस से रीअपियर भी हो जाता है। यानी ये तीनों पॉइंट हमें कहां दिखने को मिलेंगे? माइटोसिस और मियोसिस के अंदर। अब एक चीज पढ़ते हैं कि जो ए माइटोसिस होता है इसका क्या ड्रॉबैक होता है। तो अगला हमारा टॉपिक है ड्रॉबैक ऑफ ए माइटोसिस। ड्रॉबैक ऑफ ए माइटोसिस डिवीजन कहो या इसी को अब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट डिवीजन। देखो दो ड्रॉबैक होता है। ए माइटोसिस सेल डिवीजन कोई प्रॉपर सेल डिवीजन तो है नहीं, तो दो ड्रॉबैक क्या होता है कि एक बार किसी भी पेरेंटल सेल के अंदर अगर ए माइटोसिस होगा तो इसमें दो डॉटर सेल बनेगा, दोनों डॉटर सेल का जो साइज होगा वो अनइक्वल होगा। हो सकता है कोई डॉटर सेल बड़ा है कोई छोटा है। दूसरा चीज, प्रॉपर तरीके से सेल डिवीजन नहीं हो रहा है ए माइटोसिस में, तो दोनों डॉटर सेल के अंदर हो सकता है किसी में क्रोमेटिन फाइबर ज्यादा जाए किसी में कम जाए। तो यही दो ड्रॉबैक होता है ए माइटोसिस सेल डिवीजन का। पहला ड्रॉबैक अनइक्वल साइज ऑफ डॉटर सेल। हो सकता है कोई डॉटर सेल बड़ा हो कोई डॉटर सेल छोटा हो। दूसरा पॉइंट, जो क्रोमेटिन फाइबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी अनइक्वल नंबर में होगा। तो हमने लिखा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। हो सकता है किसी डॉटर सेल में क्रोमेटिन फाइबर ज्यादा जा रहा है किसी में कम जा रहा है। अब ए माइटोसिस के बारे में हमने इतना पढ़ा, ए माइटोसिस एक्चुअली में होता कहां पे ये पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ए माइटोसिस, एग्जाम्पल ऑफ ए माइटोसिस या डायरेक्ट डिवीजन के क्या एग्जाम्पल होंगे। अगर हम प्रोकैरियोट के अंदर बात करें, अगर पहला एग्जाम्पल होगा इसका प्रोकैरियोट। आप सबको पता होगा कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जैसे कुछ क्लासेस होते हैं, यू बैक्टीरिया हो गया, आर्ची बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनो बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इनको प्रोकैरियोट के अंदर रखा गया है, इसलिए प्रोकैरियोट को बैक्टीरियल सेल भी बोला जाता है। यानी प्रोकैरियोट के अंदर जो ए माइटोसिस होगा वो बैक्टीरिया के अंदर होगा। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हो गया। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। क्यों ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम साइनोबैक्टीरिया होता है? एक्चुअल में क्या होता है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है इसका जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन कलर होता है, इसलिए साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। साइनोबैक्टीरिया का एल्गी से कोई लेना देना नहीं है। एल्गी को हम प्लांट किंगडम के अंदर थैलोफाइटा के अंदर पढ़ते हैं, यहां जस्ट नाम दिया गया है। ठीक, तो पहला ए माइटोसिस हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर यानी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, चाहे यू बैक्टीरिया हो, चाहे आर्ची बैक्टीरिया हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी हो, इनके अंदर दिखने को मिलेगा। दूसरा, अगर प्रोटोजोआ की बात करें या प्रोटोजोअन्स की बात करें तो पैरामीशियम के अंदर ए माइटोसिस होता है।
अगर आपको पता हो पैरामीशियम में, थोड़ा सा अगर मैं इन डिटेल जाऊं, तो पैरामीशियम के अंदर एक्चुअली में दो न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। बड़ा न्यूक्लियस को हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। तो पैरामीशियम में जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है, यानी जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ए माइटोसिस होता है, और छोटे वाले न्यूक्लियस के अंदर, यानी जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर माइटोसिस होता है। तो पैरामीशियम के अंदर होगा। तीसरा एग्जाम्पल, जितने भी ओल्ड प्लांट सेल होते हैं, इनके अंदर भी ए माइटोसिस होता है, ओल्ड प्लांट सेल। चौथा, ह्यूमन के केस में क्या होता है, जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया। जिस दिन जाइगोट बना, जाइगोट से लेके फर्स्ट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के स्टडी को कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बनता है, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर एक्चुअली में ए माइटोसिस होता है। तो तीसरा एग्जांपल हमारा हो जाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। पांचवा एग्जांपल, जो हमारे बॉडी के अंदर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर ये कार्टिलेज है, ये हमारे बॉडी के अंदर कार्टिलेज है। तो जो हमारे बॉडी के अंदर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, उन्हें कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। इन कॉन्ड्रोसाइट के अंदर भी ए माइटोसिस होता है। तो हमने लिखा कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, और कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल को एक वर्ड में बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट, जिसके अंदर भी क्या होगा, ए माइटोसिस होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली देखा कि सेल डिवीजन एक्चुअली क्यों होता है, यानी बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। एक्चुअल में कोई भी सेल क्यों डिवाइड करता है, उसका रीजन हमने पढ़ा। जब भी किसी भी सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिसबैलेंस हो जाए, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिसबैलेंस होने का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर डिसबैलेंस हो रहा है। हो सकता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बढ़ गया, हो सकता है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ गया, तब जाके हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में डिसबैलेंस हुआ है। अब उस सेल के पास दो ऑप्शन होगा, या तो वो सेल डाई करेगा या तो डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करता है तो उस सेल के पास तीन ऑप्शन होंगे, या तो ए माइटोसिस होगा, ए माइटोसिस को डायरेक्ट डिवीजन कहेंगे, दूसरा माइटोसिस और तीसरा मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस को मिला के इनडायरेक्ट डिवीजन कहेंगे। हमने ए माइटोसिस को डिटेल में पढ़ा कि ए माइटोसिस को जो डिस्कवर्ड किया गया था वो फ्लेमिंग ने किया था। ए माइटोसिस को डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। और एक जो बेसिक रूल होता है सेल डिवीजन का, चाहे ए माइटोसिस हो, चाहे माइटोसिस हो, चाहे मियोसिस हो, बेसिक रूल जो होता है वो होता है किसी भी सेल का सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। एक बार जब न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया तो उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि न्यूक्लियस डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, या कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो किसी भी सेल का सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। जैसे ए माइटोसिस में हमने एक पेरेंटल सेल लिया था, उसका सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, यानी न्यूक्लियस डिवीजन। जब एक बार न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट हो गया तब जाके उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ। फाइनली हमें उससे दो डॉटर सेल मिल गए। ए माइटोसिस को हमने देखा कि इसको डायरेक्ट डिवीजन कहा जाता है। क्यों डायरेक्ट डिवीजन कहा जाता है? क्योंकि ए माइटोसिस में किसी भी तरीके का स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है। स्पिंडल फाइबर क्या होता है भैया? स्पिंडल फाइबर टिबुलिन प्रोटीन का बना होता है और ये प्रॉपर सेल डिवीजन कराने में हेल्प करता है। तो ए माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा। दूसरा, ए माइटोसिस के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर सेल के अंदर मिलता है, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता ही नहीं है, तो किसी भी तरीके का क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कि सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है और सेल डिवीजन के लास्ट में वापस से आ जाता है, जबकि ए माइटोसिस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पूरे सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, रिमेन। तो इस वजह से ए माइटोसिस को डायरेक्ट डिवीजन कहा जाता है। ए माइटोसिस के जो मैंने दो मेन ड्रॉबैक बताए कि ए माइटोसिस एक बार अगर किसी भी सेल के अंदर होगा तो दो डॉटर सेल बनेगा, दोनों डॉटर सेल का जो साइज होगा वो अनइक्वल होगा। दूसरा ड्रॉबैक, ए माइटोसिस में जो दो डॉटर सेल बनते हैं उनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमेटिन फाइबर का। और ए माइटोसिस कहां पे होगा वो आपके सामने एग्जांपल है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया के अंदर होगा, प्रोटोजोन्स के अंदर पैरामीशियम के अंदर होगा, जितने भी ओल्ड प्लांट सेल्स होते हैं उनमें ए माइटोसिस होगा। जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं जैसे ये हुआ, ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है, उनमें ए माइटोसिस होगा। और एम्ब्रियोनिक लेवल पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनता है उसके अंदर ए माइटोसिस होता है। तो बेसिकली इस
चैप्टर के अंदर हमने ए माइटोसिस कवर कर लिया, आगे हम सेल साइकिल को और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके।